गुड आफ्टरनून बच्चों। अपना जो चौथा हेड चल रहा है वो आगे कंटिन्यू करें अपन। मेरी बात सुनिए प्लीज। क्या पढ़ रहे हैं अपन? फोर्थ हेड चालू किया था ना अपन ने। फोर्थ हेड का अपना नाम क्या है? बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या पढ़ा है अपन ने? इसके अंदर ये एक अकेला ऐसा हेड है जिसमें प्रीवियस ईयर, आपको अगर याद होगा, मैं हमेशा बोलता हूं इनकम टैक्सेबल होती है प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर मतलब वो फाइनेंशियल ईयर जिस पर आप टैक्स दोगे, और वो फाइनेंशियल ईयर इस बिजनेस हेड के अंदर हो सकता है कि कम हो अगर बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर चालू होता है। ऐसा पढ़ा था ना। तो देखो अब वापस आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा? मैंने आपको बोला था इस हेड में कौन सी इनकम आती है? वो इनकम जो इंडिपेंडेंट होके आप खुद का कोई ना कोई काम चालू करते हो, खुद की दुकान खोलते हो, खुद का कोई बिजनेस होता है आपका, खुद का ट्यूशन होता है आपका, आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, सीएस इंजीनियर हो, तो आपकी इनकम जो आप इंडिपेंडेंट होके खुद के पैसे लगा के काम कर रहे हो, वो इनकम कौन सा हेड में जाती है? बिजनेस एंड प्रोफेशन। और मैंने क्या बताया था? कैसे पता चलेगा कि मेरी इनकम इस हेड में ही आएगी? मैंने बोला था किसी को अगर पता करना है तो क्या पढ़ना होता है? चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन कौन सा है अपना बिजनेस हेड का? 28। और कंडीशन एंड है और में है, और कितनी कंडीशन है? 10। आपको बताया था मैंने कि 10 में से एक भी कंडीशन आप पर सेटिस्फाई हो गई तो आप समझ जाना कि मैं जो पैसे कमाता हूं वो इस हेड में आएगा। समझ में आया? ठीक है। 10 हेड को वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 10 कंडीशंस को, नॉन कम्पीट फीस, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, वो गुलाब जामुन वाला एग्जांपल लिया था, कीमैन इंश्योरेंस, बिजनेस कैरी डाउन करना, पार्टनर्स को रेम्युनरेशन मिलना अपनी ही फर्म से, है ना, खुद के मेंबर्स को ही सर्विस देना, 35 एडी, ये बहुत सब अपन ने पढ़ लिया है। अब आगे सुनो बच्चों मेरी बात। आपको पता चल गया कि मैं जो पैसे कमाता हूं इस हेड में आएगा। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम चालू होता है बच्चों। मैं एक बार वापस बोल रहा हूं, सीए, सीएस, सीएमए, इन तीनों के लिए प्लस प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्लस आने वाले समय में आप लोगों को अगर पैसे कमाने हैं या फिर आप खुद का भी कोई बिजनेस चालू करने वाले हो या आपके दिमाग में है, तो ये हेड सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 हेड में से बचे हुए 4 हेड प्रैक्टिकल लाइफ में रेयर काम आते हैं, कभी कभार काम आते हैं, 5 साल में 2 बार काम आ गए, किसी का घर किराए पे है तो काम आ गया। सैलरी हेड खुद इतना काम नहीं आता, जो सैलरी बनाता है उसके ज्यादा काम आता है। लेकिन ये हेड बच्चों, चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे वो प्रोफेशनल है, हर इंसान इस हेड को यूज करता है। और आपका इंस्टीट्यूट इस पे इतना फोकस करता है कि ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं निकला जहां 5 से 10 नंबर की क्वेश्चन इस हेड के नाम। सीए में भी फिक्स है कि नहीं, ये अगर सीए में डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन देना है तो 10 मार्क्स बिजनेस है, बाकी फिर चालू करो किस में कितना करना है। ठीक है। इवन सीएस फाइनल में 15 मार्क्स 20 मार्क्स का केवल इस हेड से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो ये हेड समझ में नहीं आया तो हम लोग हमारे एक बहुत बड़ा मार्क्स जो है वो खो देंगे। क्लियर? तो आप दिमाग में रखना कि अपन ये जो हेड पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हेड है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, आपको पता चल गया कि मेरी इनकम इस साइड में आएगी। सबसे बड़ा मैटर होता है कि मैं मेरा एग्जांपल लूं कि मैं आपको जो ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मुझे पता चला कि मैं इंडिपेंडेंट होकर ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, खुद के पैसे लगा के ये कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है, तो अब मेरी इनकम कहां जाएगी? बिजनेस साइड। चलो मुझे क्लियर हो गया। अब क्लियर हो तो गया, लेकिन अब मुझे पता करना है मैं ट्यूशन से कितने पैसे कमा रहा हूं। एक तो इसलिए भी जानना है कि मैं खुद प्रॉफिट में हूं या लॉस में, और एक इसलिए भी जानना है कि मुझे गवर्नमेंट को क्या देना है? टैक्स। तो बच्चों मेरी बात सुनो, अगर किसी को जिसको पता है कि मेरी इनकम बिजनेस हेड में या प्रोफेशन में जा रही है तो उसकी इनकम कैसे निकाली जाएगी? बच्चों एक बार ये सब भूल जाओ, सामने लिखा हुआ भूल जाओ। मैं तो आपको एक आप लोगों पे एग्जांपल पूछता हूं। आपका एक बहुत बड़ा शोरूम है, ठीक है, आप एक साइंस के स्टूडेंट थे और आपका बहुत बड़ा शोरूम है, आपको ये अकाउंट्स की कोई नॉलेज नहीं है, तो अब आपको एज अ साइंस स्टूडेंट आपको पता करना है कि क्या मेरे शोरूम से मुझे इनकम हो रही है या नहीं। तो क्या करोगे? बैठे बैठे एक दिन आप कैलकुलेट करोगे कि इस शोरूम से मैंने कितने, मान लो आपका टीवी शोरूम है, तो आप क्या करोगे? इस साल मैंने कितनी टीवी बेची? आप देखोगे कि मैंने 40 टीवी बेची, और फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं कि आपने 40 टीवी वगैरह बेची, 50,000 रुपए में बेची, तो आप कहोगे कि 20 लाख की सेल हो गई।
तो क्या आपकी 20 लाख की इनकम है? नहीं, है ना। अब आप कहोगे ये तो मेरी सेल थी। अब आप दिमाग में क्या लाओगे कि यार मेरे शोरूम से मैंने 20 लाख रुपए मैंने निकालना, मेरे पास आ गए, लेकिन अब आप दिमाग में रहोगे अरे इस 20 लाख के लिए मैंने साल का 5 लाख रुपए तो इस शोरूम का किराया भरा। ये जो टीवीज बेची है खरीदी भी तो थी किसी से, जिससे खरीदी थी उसने मुझे 25,000 में बेची, मैंने भले आगे 50 में बेची हो, तो जिससे 25,000 में खरीदी थी 40 टीवी, उसको 10 लाख रुपए देके आया। 2 एम्प्लॉय रख रखे हैं, उनको मैंने 2 लाख रुपए का खर्चा किया, 1.5 लाख रुपए इलेक्ट्रिसिटी में लग गया। ये दिमाग में आपको आएगा और इतने सारे खर्चे हो गए। कहां दिमाग में आ रहा था कि 20 लाख की सेल हो रही है, फिर जब दिमाग में कैलकुलेशन में आया कि मैं इस शोरूम को कंटिन्यू करूं या बंद कर दूं, तो फिर पता चला अरे ये शोरूम तो प्रॉफिट की जगह लॉस में जाने लग रहा है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो एज अ साइंस स्टूडेंट भी आप कहोगे खर्चा इतना हुआ पर सेल तो इतनी हुई, नहीं मेरे को शोरूम कंटिन्यू नहीं करना। उसी तरह से आप देख रहे होगे अभी जो टाइम चल रहा है बच्चों, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कर रहे हैं कि भाई वाइंड अप करो, वाइंड अप करो। अब वाइंड अप क्या करो, लोग कहते हैं वाइंड अप क्यों कर रहा है, तेरा बैच तो चल रहा है। अब बैच चल रहा है तो वो क्या कहता है, जैसे हमारा एग्जांपल लीजिए, हमारा आया किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, अभी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन पे है और ऑनलाइन वाला कह रहा है नहीं नहीं यार अब इंस्टीट्यूट नहीं पहुंचा रहा, अब तो घर पे ही पढ़ा लेंगे। कैसे बच्चों समझो, 40 बच्चे मान लो हमारे पास है और एक बच्चा 10,000 रुपए फीस दे, ठीक है, 10,000 इंटू 40, 4 लाख रुपए आप लोग फीस दोगे, ठीक है, क्लियर। अब 4 लाख रुपए की फीस में अब हम सोच रहे हैं कि कोचिंग कंटिन्यू करें या बंद कर दें या घर चले जाएं, क्या करें। तो मेरी बात सुनो बच्चों, ये 4 लाख फीस नहीं है, ये 4 लाख क्या है, सॉरी इनकम नहीं है, ये 4 लाख क्या है, फीस है। अब मुझे जानना है मैं कितने पैसे कमा रहा हूं। पता चला इस इंस्टीट्यूट का मैं महीने का 20,000 किराया भरता हूं, तो 2,40,000 तो मैं किराया भर देता हूं साल का। इलेक्ट्रिसिटी का 10,000 रुपए महीना आता है तो 1,20,000 इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉय को मैं साल के 1 लाख रुपए पे कर रहा हूं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो मैं क्या कहूंगा, साल भर के अंदर, क्योंकि बच्चों देखो 1 दिन 2 दिन 1 महीने की ट्यूशन ही कमाई नहीं देखी जाती, थोड़ा टाइम पीरियड तो लेना पड़ेगा ना। मैं क्या कहूंगा, यार मैं तो लॉस में हो गया, खर्चा ही 5-5 6-6 लाख रुपए है और इनकम तो फीस तो मेरी 4 लाख की है। इस वजह से कई लोग कहते हैं क्यों बंद किया, अरे फीस आ रही है लेकिन खर्चा नहीं पसा रहा। समझ में आ रहा? तो बच्चों चाहे वो शोरूम वाले ने हो या फिर हम लोग हैं, हम लोग ये कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा आया कितना माइनस गया कितना निकाल रहे हैं, और अगर प्लस में अमाउंट है तो प्रॉफिट है, माइनस में है तो लॉस है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग क्या बना रहे हैं, P&L। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों, अगर किसी इंसान को जानना है कि वो बिजनेस हेड में या प्रोफेशन में कितने पैसे कमा रहा है, तो उस बंदे को क्या बनाना पड़ेगा, P&L। P&L is the only source for determining income। जिस इंसान को जानना है मैं प्रॉफिट में हूं या मैं लॉस में हूं, वो इंसान क्या बनाएगा, P&L। और P&L होता क्या है, इस साइड में आता है पैसा आया कितना, उस साइड में आता है गया कितना, इधर इनकम आती है उधर लॉस खर्चा आता है, और जो डिफरेंस होता है वो अगर प्लस में है तो नेट प्रॉफिट और अगर माइनस में है तो लॉस। समझ में आ रहा है? ठीक है, बात क्लियर हुई। इसका मतलब ये हेड 90 नहीं, पूरा 100% किस पे फोकस करता है, P&L। इस हेड में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, इस हेड में हम केवल पढ़ेंगे P&L। ठीक है, हम P&L। अब बात आती है कि इसका मतलब सर जो 11th में हमने P&L बनाया था वही वापस बनाना, शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा। बच्चों जो 11th क्लास 12th क्लास में आपने जो P&L सीखा है वही आपको यहां पर दिया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या करना है आप लोगों का एज अ CS या प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर या जो भी कह लो आप, आपका काम P&L बनाना नहीं है, आपका काम है P&L को सुधारना। मतलब एक अकाउंटेंट द्वारा, अकाउंटेंट मतलब ये हुआ हर कंपनी में, हर एक बिजनेस में एक आदमी होता है जो अकाउंट्स बनाता है। वो बंदा अकाउंट्स में क्या बनाता है, P&L। वो P&L बनाएगा, इधर इनकम लिखेगा, उधर खर्चे लिखेगा और आपको बता देगा कि इस कंपनी का ये नेट प्रॉफिट है। अब आपका एग्जाम में क्या रोल रहेगा, एग्जाम में भी आपको एक अकाउंटेंट द्वारा एक P&L बनाया हुआ आएगा। आपका एग्जाम में भी ये रोल रहेगा कि इस P&L की गलतियां निकालना।
समझ में आ रहा है? इस P&L के अंदर आपको एक एक चीज चेक करनी पड़ेगी, क्या ये सही है या गलत है, और सही गलत का फैसला लेके बेसिकली आपने 12th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा बच्चों, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है? P&L बनाना नहीं होता। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब अगर इस P&L में कोई गलती है तो उसे करेक्शन करना। समझ में आया? अब आप में से ही किसी के दिमाग में आएगा सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आता था कि सैलरी डेबिट होनी चाहिए थी, गलती से क्रेडिट में लिख दी। प्रोविजन डेबिट होना चाहिए था लेकिन लिखा ही नहीं। ऐसा आप कहोगे कि फिर हमने डबल एंट्री हो गई क्या, सिंगल हो गई क्या, ऐसा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़ा था। यहां भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, लेकिन यहां किसके बीच? बच्चों समझना, मैं इसलिए आपका टाइम ले रहा हूं ताकि अपन जब ये फॉर्मेट पढ़े तो आपको समझ आए बेसिकली अपन कर क्या रहे हैं। लास्ट तक कई बार ऐसा बिजनेस साइड में होता है, वो बच्चा समझ नहीं पा रहा होता है कि मैं ये खर्चा पढ़ तो रहा हूं लेकिन क्यों, है ना? तो टाइम लेते हैं अपन आराम से अपना। सुनो, आपके एग्जाम में जो P&L दिया हुआ आएगा वो आएगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो 11 और 12 क्लास में आप पढ़ते थे। मतलब डेबिट वाली चीज आपको डेबिट में ही दिखने वाली है, क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट में ही दिखेगी। ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि डेबिट को क्रेडिट कर दिया, डेबिट को डबल डेबिट कर दिया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है? डेबिट की चीज डेबिट ही दिखेगी, क्रेडिट की चीज क्रेडिट भी। तो फिर आप दिमाग में आता है फिर सर गलती क्या आएगी? एक्चुअल में बच्चों ये P&L है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, और अपन को P&L चाहिए एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से। प्रैक्टिकल लाइफ में भी कंपनी जो होती है दो P&L बनाती है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एज पर इनकम टैक्स। अब आप सोचोगे सर कंसेप्ट तो वही है ना? कंसेप्ट वही है। और एक और चीज बोलूं बच्चों, 80 to 90% दोनों में कंसेप्ट वही है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिस खर्चे को डेबिट के लिए बोलता है, इनकम टैक्स भी उसी खर्चे को डेबिट के लिए बोलता है। ये जो जिसको क्रेडिट करने को बोलेगा, इनकम टैक्स भी उसी को क्रेडिट करने को बोलेगा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है बच्चों? आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी इतने डिटेल में आए नहीं होंगे। ये जो बच्चों एक मैं मेरी बात करूं, एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक मान लो मैं चला रहा हूं और मेरी इनकम भी अच्छी है, लेकिन अब आप थोड़ा सोच के बताओ, P&L तो मैं ही बनाऊंगा, ठीक है, या मेरा अकाउंटेंट बनाएगा? मेरा जो अकाउंटेंट जब P&L बना रहा होगा तो वो मुझसे पूछेगा कि सर नेट प्रॉफिट कितना दिखाऊं। अब बात ये है, वो अकाउंटेंट मुझसे ये सवाल पूछ के सर है कि इनकम नेट प्रॉफिट कैसे दिखाऊं? जो है वो दिखा, जो डेबिट में है वो डेबिट लिख, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट लिख। लेकिन वो पूछता है कि सर इस साल प्रॉफिट कितना दिखाना है। ऐसा पता है क्यों बच्चों? एक्चुअल में बच्चों इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे लैक्यूना मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़े लिबरल होते हैं। उस लिबरलिटी का फायदा उठा के क्या करता है बिजनेसमैन, देखते हैं नेट प्रॉफिट ज्यादा तो टैक्स ज्यादा, अपन को तो टैक्स नहीं भरना, कुछ फीसें छुपा ले, कुछ खर्चे एक्स्ट्रा दिखा दे, कुछ अपने मन से खर्चे दिखा दे। ये सब लैक्यूना किसमें है बच्चों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का गलत फायदा उठाकर बिजनेसमैन क्या करते हैं? अपना नेट प्रॉफिट कम दिखाते हैं, वरना गवर्नमेंट को इस नेट प्रॉफिट से कोई एतराज नहीं था। आप जो नेट प्रॉफिट बता रहे हो उस पे सीए के साइन है ही है, वो एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन गवर्नमेंट कहती है अगर सबके द्वारा बनाया गया नेट प्रॉफिट पे टैक्स लेने लग गए तो ये होगा, हमें इनकम टैक्स मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फायदा उठा के लोग नेट प्रॉफिट बहुत कम दिखाएंगे या शायद दिखाएं ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से P&L बनाते हो, हम उसको वापस नहीं बनाएंगे, लेकिन हम इनकम टैक्स के हिसाब से इसमें करेक्शन करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जो इनकम टैक्स के हिसाब से डेबिट में जो चीज सही नहीं है उसको वहां पे करेक्शन करेंगे, जो चीज क्रेडिट में सही नहीं है उधर वहां करेक्शन करेंगे। हम केवल, बच्चों याद रखना, आप केवल करेक्शन करोगे, आप P&L नहीं बनाओगे। और करेक्शन मतलब क्या? करेक्शन मतलब जो चीज इनकम टैक्स के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गलत है, केवल उसका करेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, सैलरी अगर एम्प्लॉय को देते हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहता है डेबिट होगी, इनकम टैक्स भी कहता है डेबिट होगी, तो गलती है ही नहीं। गलती है ही नहीं मतलब जो चीज डेबिट है वो एकदम सही है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वैसा नहीं आएगा, उसमें आएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने डेबिट किया लेकिन इनकम टैक्स कहता है डेबिट नहीं होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है डेबिट नहीं होना चाहिए लेकिन इनकम टैक्स कहता है नहीं डेबिट होना चाहिए। यहां गलती है,
और जब यहां गलती मिलेगी तो अपन उसको सुधारेंगे। अब बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा गलती पाना गलती है या नहीं। तो बच्चों अगले 15 से 20 दिन जब भी ये चैप्टर चलेगा हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे पता चलेगा गलती है या नहीं। अभी मैं सब समझा रहा हूं कि अगर पता चल जाता है ये गलती है, पता चल गया, तो उसको करेक्ट कैसे करते हैं वो इस फॉर्मेट में हम सीखने जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, हम लोग किस पर फोकस कर रहे हैं? पी एंड एल दिया हुआ आएगा। पी एंड एल जो दिया हुआ आएगा वो किसके हिसाब से आएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, जिसमें डेबिट की चीज डेबिट होगी, क्रेडिट की चीज क्रेडिट। लेकिन आपका काम क्या है? इस पी एंड एल को किसके हिसाब से करेक्शन करना? इनकम टैक्स। अगले जितने भी दिन ये चैप्टर चलेगा उस दिन हम यही सीखेंगे कैसे इनकम टैक्स की मदद से हम लोग पी एंड एल में करेक्शन करें। और करेक्शन मतलब क्या? मेरी बात सुनो बच्चों, डेबिट में क्रेडिट में 1000 चीजें आती हैं, उन 1000 चीजों का एक जगह इंपैक्ट जरूर आता है। मतलब अगर कोई चीज डेबिट में गलत लिखी या कोई चीज क्रेडिट में गलत लिखी, उसका अपने आप इफेक्ट बच्चों किस पर चला जाता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा ना, क्योंकि ये तो बैलेंसिंग फिगर होता है। अब गवर्नमेंट क्या कहती है? वापस पी&एल बनाओ, वापस एंट्रियां सुधारो। इससे अच्छा ये है जो गलती पकड़ में आई है उसका इंपैक्ट किस पे आया है? नेट प्रॉफिट पे। तो आप नेट प्रॉफिट को ही करेक्ट कर लो ना, और नेट प्रॉफिट करेक्ट हो गया तो अपन को पी&एल वापस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अपना मकसद पूरा हो गया। क्लियर? तो हम लोग इस हेड में वापस पी&एल नहीं बना रहे हैं, हम लोग इस हेड में किसको सुधार रहे हैं? नेट प्रॉफिट को। यह है बच्चों आपका फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हम सीखने जा रहे हैं बिजनेस हेड की इनकम कैसे निकालते हैं, जिसमें मैंने हेडिंग डाली है क्या निकालने जा रहे हैं? इनकम। कौन से हेड की? बिजनेस एंड प्रोफेशन की। कौन से साल की? 1920 की। और जिस भी इंसान की दे रखी है उसका आगे नाम लिख लेंगे। अब इस बंदे का ए लिमिटेड का एग्जाम में पी&एल दिया हुआ आएगा, तो दिया हुआ आएगा तो क्या करेंगे? उस पी&एल के नेट प्रॉफिट को, फॉर एग्जांपल ये नेट प्रॉफिट है 5 लाख और ये है पी&एल ए लिमिटेड का, तो इस ए लिमिटेड का नेट प्रॉफिट जो 5 लाख है वो यहां लिख देंगे आप। ठीक है? और अब इस नेट प्रॉफिट में ही जो सुधार करना है वो करेंगे, और सारा सुधार होने के बाद अपना काम खत्म। सुधार बहुत सारे होते हैं, करेक्शन बहुत सारे होते हैं। अभी आज क्या काम है? वापस सुनो, गलती कैसे पकड़ेंगे ये हम आगे सीखेंगे। गलती पकड़ने के बाद उसका करेक्शन कैसे होता है वो आज अपन सीख रहे हैं। बच्चों गलती 4 प्रकार की होती है, मेरी बात ढंग से सुनना। नेट प्रॉफिट सही है, बहुत ही बढ़िया। अगर गलत है तो कोई क्या गलती क्या है? गलती 4 प्रकार की होती है। 1 2 3 4 4 प्रकार की होती है, ये 2 चीज अलग है। इन 4 गलतियों में बच्चों समझना मेरी बात, टोटल कोई भी बंदा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इनकम टैक्स की इस बात करूं तो एज पर इनकम टैक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 प्रकार में की गलतियां हो सकती है। जिन गलतियों में बच्चों सुनना, जो 4 प्रकार की गलती होते हैं उसमें 2 गलती ऐसी है जिससे प्रॉफिट कम हो जाता है और 2 गलतियां ऐसी है जिससे प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो आपका काम क्या रहेगा? आप शांति से एग्जाम में सोचोगे इस बंदे ने गलती करी, जवाब मिलता है दिमाग से हाँ गलती करी। सेकंड पॉइंट अपना आएगा, अच्छा गलती करी तो इसका नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या है? इस गलती से प्रॉफिट बढ़ गया या घट गया? आपका दिमाग आंसर देता है अरे इससे तो प्रॉफिट घट गया। घट गया तो क्या करोगे? ऐड कर दोगे, ऐड करके वो गलती सुधर जाएगी। और आपका आंसर होता है अरे हमारी इस गलती से प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया है, हमारी गलती से प्रॉफिट बढ़ गया, तो क्या करोगे? लेस। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट कहती है प्रॉफिट बढ़ गया तो ला टैक्स, गवर्नमेंट कहती है जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसी पे टैक्स चाहिए। क्लियर? तो हमें फोकस करना है वो 4 गलतियां कौन सी होती है और उन 4 गलती को सुधारने में कौन सी 2 चीजों को ऐड करते हैं, कौन सी 2 को लेस। मेरी बात समझ में आ रही है? सुनो मेरी बात, आप लोग सोचो, टाइम देता हूं मैं आपको। वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है? मतलब आपने देखा कि पी&एल में नेट प्रॉफिट 5 लाख आ रहा है जबकि प्रॉफिट 8 लाख 10 लाख आना था। ऐसा कब होता है जब प्रॉफिट कम आया है? सोचो, सोच रहे हो कब प्रॉफिट कम आता है? 2 वजह। या तो आपने पी&एल में खर्चा डेबिट ज्यादा कर दिया,
जो इंसान खर्चे को डेबिट ज्यादा कर देगा, खर्चा ज्यादा लिखेगा, तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो एक तो गलती क्या हो गई कि सर एक गलती हो गई जिसमें खर्चा ज्यादा लिख देता है, और एक और कौन सी गलती है जिससे प्रॉफिट कम हो जाता है? क्रेडिट साइड कम लिख दी। फीस आई थी 10 बच्चों की, 8 बच्चों की लिखी, तो 2 बच्चों की फीस क्रेडिट में नहीं लिखी, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम आया। तो ये जो 2 गलतियां जिससे प्रॉफिट कम आया, तो इन 2 गलतियों में प्रॉफिट में क्या करेंगे? ऐड। और 2 गलतियां ऐसी है जिससे प्रॉफिट बढ़ जाता है। प्रॉफिट कब बढ़ गया? प्रॉफिट कब बढ़ गया? इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया था लाख रुपए साल का, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी क्या है? खर्चा। खर्चे को डेबिट करना भूल गए, खर्चा डेबिट किया नहीं, इसलिए खर्चा कम हो गया और प्रॉफिट बढ़ गया। तो एक तो ये तीसरी गलती है जिससे प्रॉफिट बढ़ गया, तो क्या करोगे? कम करोगे। और चौथी गलती, फीस 10 बच्चों की आई लेकिन गलती से 12 बच्चों की लिख दी। 12 बच्चों की फीस लिखी तो क्रेडिट साइड में फीस ज्यादा दिखी तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा। तो ये 2 गलतियां कौन सी हैं जिसमें प्रॉफिट बढ़ गया? तो इन्हें सुधारने के लिए क्या करेंगे? लेस। ठीक है, तो कैसे ऐड, कैसे लेस, अपन 4 एग्जांपल पढ़ेंगे। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आगे वाले जो अपन के सेशंस हैं, क्लासेस हैं, उनको ना देखे तो अच्छा है, क्योंकि जब यही क्लियर नहीं तो आगे वाली क्लास का कोई लॉजिक भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये शायद इस सेट की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। ठीक है, तो चालू करते हैं 1 2 3 4 से। फर्स्ट पॉइंट, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। पहला एग्जांपल एग्जाम में आया हुआ है, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए, बस, और कुछ नहीं लिखा हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन आया इन P&L, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिटेड बाय द ए लिमिटेड रुपीस 2 लाख, ये लिखा हुआ है। अब आपने कहा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट किया हुआ है, अब क्या होगा? अब आपके दिमाग में घूमेगा इनकम टैक्स। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपके दिमाग में घूमेगा इनकम टैक्स। अब आप सोचोगे, क्या मैंने जो ये बिजनेस हेड चैप्टर पढ़ा था, वो चैप्टर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करना अलाउड करता है? आपका दिमाग आंसर कहेगा इनकम टैक्स में बच्चों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, इनकम टैक्स का एक भी सेक्शन नहीं है जो कहता है प्रोविजन डेबिट करो। जैसे ही आपको दिमाग आंसर कहेगा हाँ सर ने पढ़ाया था या मुझे याद है कि प्रोविजन तो डेबिट होता ही नहीं है इनकम टैक्स के हिसाब से, लेकिन डेबिट कर दिया। डेबिट नहीं होना चाहिए था तो भी डेबिट कर दिया, तो डेबिट नहीं करना था तो भी कर दिया। डेबिट करने से प्रॉफिट कम हो गया तो सुधारने के लिए क्या करेंगे? ऐड। और ऐड करेंगे तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे ये सामने देखो, एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड इन P&L, मतलब खर्चा डेबिट में नहीं आना चाहिए था। डिसअलाउड मतलब ये खर्चा एलिजिबल नहीं है डेबिट होने लायक, लेकिन आपने डेबिट कर दिया, तो डेबिट में नहीं आना चाहिए था तो भी डेबिट कर दिया। डेबिट करने से प्रॉफिट कम हो गया तो करेक्शन के लिए क्या करोगे? ऐड। तो आपका आंसर आएगा 2 लाख रुपीस ऐड। और अब आपके एग्जाम में है डिटरमाइन रिवाइज नेट प्रॉफिट, तो आपका आंसर आएगा 5 लाख तो दिखाई रहा था, 2 लाख ऐड कर दिया, अब आपका आंसर आएगा 7 लाख। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कौन सी 4 गलतियों को सुधारा करना है? 4 गलतियां देखनी है। तो पहली गलती समझ में आई, जिन खर्चों से P&L में डेबिट एक्स्ट्रा हो जाता है उससे प्रॉफिट कम हो जाता है, तो उन गलती को सुधारने के लिए क्या करेंगे? ऐड। तो ये समझो बच्चों, ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट, एग्जांपल ही समझते जाना, एग्जांपल से ही क्लियर होगा और 10 बार देखना इसको। ये चीज क्लियर है? अब नेक्स्ट सुनो प्लीज। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल सुनना। कोई एग्जाम में आया है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, बाय फीस 10 into 4000 40,000, ये मेरी क्रेडिट साइड में आई हुई है फीस 40। नीचे एक नोट दे रखा है, नोट ये दे रखा है कि टोटल फीस जो है वो टोटल 12 बच्चों की रिसीव हुई थी, लेकिन उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेथड को अप्लाई करके 10 बच्चों की फीस ही क्रेडिट करी, तो 2 बच्चों की फीस क्रेडिट नहीं करी। कितनी? 2 बच्चों की फीस कितनी होती है? 2 into 4,000, कितने हुए? 8,000। 8,000 रुपए क्रेडिट नहीं किए, लेकिन इनकम टैक्स कहता है कोई भी मेथड ऑफ फीस आपको अगर मिलती है, ड्यू होती है, मैं बताऊंगा, तो ड्यू होती है तो आपको क्रेडिट करनी चाहिए।
समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 8,000 रुपए क्रेडिट करना था एज पर इनकम टैक्स, लेकिन आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद लेके क्रेडिट नहीं किया। क्रेडिट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, तो नहीं करने से प्रॉफिट कम हो गया। भाई क्रेडिट साइड बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, आपने क्रेडिट साइड को कम लिखा, क्रेडिट साइड कम लिखी तो प्रॉफिट कम हो गया। कम हो गया तो सुधारने के लिए क्या करेंगे, ऐड, और क्या लिखेंगे, इनकम टैक्सेबल बट नॉट क्रेडिटेड, मतलब ऐसी इनकम जिस पर टैक्स लगना चाहिए, क्रेडिट में आनी चाहिए, लेकिन आपने क्रेडिट नहीं करी, जिससे प्रॉफिट कम हो गया। कम हो गया तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ कितना ऐड करूंगा, 8,000। समझ में आ रहा है? 2 पॉइंट क्लियर हुए। तो टोटल 4 में से 2 गलती समझ में आई। इन 2 गलतियों में अपन क्या करते हैं, ऐड। कौन सा, जो खर्चा ज्यादा लिखा, सॉरी जो खर्चा का एक तरह से कम लिखा, ठीक है, डिसअलाउड हो गया, डेबिट में लिखा लेकिन डेबिट में नहीं आना चाहिए था, और ऐसी इनकम जो क्रेडिट में आनी चाहिए थी लेकिन नहीं लिखी। अब थर्ड एग्जांपल सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट है थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है आपके टू डेप्रिसिएशन 50,000, और नीचे दिया हुआ है इस साल एक मशीन खरीदी थी 5 लाख की, और उस 5 लाख की मशीन का P&L में डेबिट क्या किया, डेप्रिसिएशन 10% से। बच्चों मशीन का तो डेप्रिसिएशन ही डेबिट होता है, गलत नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बिल्कुल सही काम किया। मशीन का जो डेप्रिसिएशन बनता है P&L में क्या कर दिया, डेबिट। लेकिन अब सुनो, जब मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा इनकम टैक्स के हिसाब से, तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन आएगा बच्चों, जिसमें आएगा कि अगर ये मशीन साइंटिफिक रिसर्च के लिए काम में ली जा रही है, मान लो अभी जैसे कोविड-19 की वैक्सीन के लिए बहुत सारी रिसर्च चल रही है, उसके लिए बहुत हैवी मशीनरी वगैरह मंगवाई गई, तो उस मशीन का 100% खर्चा अलाउड है। 100 मतलब वैसे तो मशीन्स पर डेप्रिसिएशन ही P&L में डेबिट होता है, लेकिन जो मशीन रिसर्च में काम आती है उसको इनकम टैक्स कहता है पूरा डेबिट कर दो। तो एज पर इनकम टैक्स डेबिट कितना होना चाहिए, 100%, 5 लाख, लेकिन इनकम टैक्स के सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डेबिट कितना किया, 50,000। तो 4.5 लाख रुपए आपने इनकम टैक्स के हिसाब से डेबिट कम किया। डेबिट कम किया इसलिए आपका नेट प्रॉफिट क्या हुआ, वापस सुनो, 50,000 की जगह 5 लाख लिखने थे, तो 4.5 लाख रुपए आपने डेबिट कम लिखे। डेबिट कम लिखने से प्रॉफिट बढ़ गया, तो सुधारने के लिए क्या करेंगे, लेस, और लिखेंगे क्या, एक्सपेंसेस अलाउड, मतलब एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए था बट नॉट डेबिट। खर्चा डेबिट करना चाहिए था लेकिन डेबिट नहीं किया, जिससे प्रॉफिट बढ़ गया। तो सुधारने के लिए 4.5 लाख रुपए क्या करेंगे, लेस करेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ ये। और एक लास्ट पॉइंट क्या, वो सुनो, यहां लिखा हुआ है बाय एग्रीकल्चर इनकम 70,000। आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इनकम क्रेडिट होती है, और आपने इनकम लिख दी क्रेडिट, एग्रीकल्चर इनकम, खेती का भी काम था उसका, और 70,000 रुपए क्या कर दिए, क्रेडिट। अब मेरी बात सुनो, जब मैं आपको इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा तो इनकम टैक्स में लिखा हुआ है खेती की इनकम पर टैक्स नहीं देना। इसका मतलब क्रेडिट में लिखना ही नहीं चाहिए भाई, क्रेडिट में लिखोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। तो इनकम टैक्स के हिसाब से क्रेडिट नहीं करना था, लेकिन आपने क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट करने से क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ गया। तो सुधारोगे कैसे, लेस करके, और लिखोगे क्या, इनकम नॉट टैक्सेबल, इनकम पर टैक्स नहीं लेना है, लेकिन गलती से क्या कर दिया, क्रेडिट। तो जिस इनकम पर टैक्स नहीं लेना था उसको क्रेडिट भी नहीं करना चाहिए था, कर दिया, तो प्रॉफिट बढ़ गया। तो क्या करोगे, लेस, और कितना लेस करोगे, 70,000 रुपए। तो समझ में आ रहा है बच्चों, ये 4 गलतियां हैं, जिन 4 में से 2 गलतियां प्रॉफिट घटाती है तो क्या करेंगे, ऐड, और जो 2 गलतियां प्रॉफिट बढ़ाती है तो क्या करेंगे, लेस। क्लियर हुआ, ठीक है। अब 2 पॉइंट और सुनो प्लीज, यहां तक सब समझ में आ रहा है। ये ऐड लेस के जो अभी एग्जांपल बोले वापस सोचना, और मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, केवल ऐड लेस आपको खेलना है, ताकि ये समझ कंसेप्ट तो क्लियर हो कि सर ऐड अब होता है, लेस होता है। बच्चों ये 11th 12th का कंसेप्ट है,
लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि जब अपन इनकम टैक्स में एक तरह से जब भारी वर्जन पे और उसके जो इनकम टैक्स के एक्चुअल वर्जन पे चले और आप यहाँ ऐड लेस में उलझे हुए हो, ये ऐड क्यों किया, लेस क्यों किया, तो सारी मेहनत करा पे पानी फिर जाएगा। इसलिए अपने पुराने कंसेप्ट को रिकॉल करो और ये सोचो कि ऐड इसलिए होता है, लेस इसलिए होता है। क्लियर? अब 2 पॉइंट और है, ये मैंने जस्ट लिख दिए, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर बच्चों ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखा, तो ओपनिंग स्टॉक यहां आता है ऊपर, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखा तो उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा तो उससे प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो याद रखना, अगर एग्जाम में लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखा, क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा, तो जितना ज्यादा लिखा या क्लोजिंग स्टॉक जितना कम लिखा, सुधारने के लिए नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड। क्यों ऐड किया समझ में आया? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखा तो प्रॉफिट कम आया, सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, नेट प्रॉफिट में ऐड। और उसी तरह से ओपनिंग स्टॉक कम लिखा या क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिखा तो उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया तो क्या करेंगे, लेस। क्लियर? सिंपल कंसेप्ट है, आराम से सोच सकते हैं इसके लिए। क्लियर? ये सारे ऐड लेस करने के बाद फिर जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा ये आपका बिजनेस हेड का प्रॉफिट कहलाएगा। इस पर आपको बिजनेस हेड में क्या देना है, टैक्स। और आपको एग्जाम में मार्क्स किसके मिलेंगे, इस ऐड लेस के मिलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बच्चों के दिमाग में होता है कि क्वेश्चन आया है तो ऐड लेस करना ही जाए, पढ़ा किस लिए चैप्टर, है ना। लेकिन फिर वो होता क्या बच्चों, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कुछ ऐसा पॉइंट लिखा हुआ आता है कि इस बंदे ने डेबिट ऐसे किया, अपने दिमाग में आता है नहीं डेबिट नहीं होना चाहिए और अपन उसको अलाउड डिसअलाउड कर देते हैं। लेकिन इनकम टैक्स भी कहता है वो खर्चा डेबिट ही होगा। तो बच्चों फिर आपको जो 4 ऑप्शन आएंगे मल्टीपल चॉइस में, उसमें लिखना पड़ेगा नो एडजस्टमेंट। अगर कोई चीज में गलती ही नहीं है तो फिर ऐड लेस की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे, नो एडजस्टमेंट। क्लियर? ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है, आपके एग्जाम में जो P&L दिया हुआ आएगा वो मेथड ऑफ वो P&L 2 मेथड से बनता है, कैश और मर्केंटाइल। ठीक है, आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग कितनी होती है, 2। कैश मेथड मतलब डेबिट में वही खर्चा आता है जो पेड हो, क्रेडिट में वही इनकम आती है जो रिसीव्ड हो, है ना। लेकिन एग्जाम में अभी जो आपके पैटर्न फॉलो करते हैं इंस्टीट्यूट वाले, वो करते हैं मर्केंटाइल। ये कौन सा होता है, जिसमें खर्चा या इनकम ड्यू बेसिस पर डेबिट या क्रेडिट होती है। पे हुआ नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है, खर्चा अगर ड्यू हो गया तो डेबिट करो, इनकम एक्रू हो गई तो क्रेडिट करो। क्लियर? समझ में आया? ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मर्केंटाइल मेथड के हिसाब से P&L बना हुआ है आपका, तो फिर अब आप इनकम टैक्स के हिसाब से ऐड लेस चालू करोगे। क्लियर हुआ ये बच्चों? ऐड लेस समझना, इसे वापस समझो, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसे करो। ठीक है, उसके बाद फिर अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पाएंगे इसके बाद में कि कैसे पता चलता है सर कि ये डेबिट सही है या गलत है, या क्रेडिट सही है या गलत है। स्कोप डेबिट में, क्रेडिट में स्कोप नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो चलो ये आप पढ़ो वापस, 2 बार देखो इसको, फिर अपन आगे चलते हैं।